अच्छा, तो हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स। क्या पढ़ रहे थे? ऑपरेटर्स के किस तरह से हम जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर एवेल्युएशन या कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स की काफी ज्यादा किस्में, जिनमें सबसे पहली टाइप जो हमने पढ़ी थी वो थी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से पढ़े थे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये हमने पढ़ लिए थे, ऐसा ही है। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो जाके वीडियो देखेगा। ठीक है। और यहाँ पर अरिथमेटिक कौन से थे? प्लस, माइनस, सिंपल जो हमारे पास मैथ्स के ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस हो गया आपके पास, और एक्सपोनेंशियल। ये छह आपके पास कौन से ऑपरेटर्स हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, सिंपल। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिए थे। दूसरा मैंने आपको घर से पढ़ने को कहा था रिलेशनल ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर्स? रिलेशनल, या इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। डन है। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर कितने होते हैं? चलते हैं, पहले इसको हम वीएस कोड के अंदर ही डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम लोग 12F के अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। और वीएस कोड में ओपन करने के बाद यहाँ एक फाइल बना लेता हूँ मैं, ऑपरेटर डॉट एच। और यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या करूँगा? स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा। ऐसा ही है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग, एक सेकंड जरा मैं इसको सही कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग जरा थोड़ी चीजें लिख लेते हैं। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम रिलेशनल, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है। अब आपके पास रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करवाने के लिए, उनके बीच जो रिलेशन होता है उसको डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? दो ऑपरेंड्स को, दो चीजों को कंपेयर कराने के लिए। ठीक है। देखो, अगर मुझे पता करना है कि साद और तला के, तला में कौन बड़ा है, तो मैं स्टेटमेंट क्या बोलूंगा? मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। किससे? इन दोनों की एज से। किससे कंपेयर करूंगा? एज से। और बीच में, वैसे तो मैं, मेरा ब्रेन इतना कैपेबल है, मैं उस पर गौर नहीं करूंगा, लेकिन लॉजिकली जो पीछे कैलकुलेशन होगी वो ये होगी कि अगर साद तला से छोटा है तो तला बड़ा है। ऐसा ही है। साद अगर तला से छोटा है तो कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तला। और अगर तला सात से छोटा है तो कौन बड़ा है? सात बड़ा है। तो ये आप कंपेयर करवा रहे हो उनकी एज को। किसको? कंपेयर को। और बीच में आप यूज कर रहे हो एक रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको आप कह रहे हो उर्दू में छोटा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेस देन। क्या कहते हैं? लेस देन। और अगर हमें बड़ी चीज से कंपेयर करना है तो ग्रेटर देन। और इसके बरक्स हमारे पास इसी तरह दो और होते हैं, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब इसमें भी फर्क आपको बताएंगे क्या होता है। ठीक है। अब दो चीजों का कंपैरिजन, एक तो उनके अमाउंट पे हो गया कि कौन सी चीज हाईयर है या कौन सी चीज लोअर है, उसमें आप लेस देन या ग्रेटर देन कहोगे। अब भाई अगर आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल आज संडे होगा, या फॉर एग्जांपल आज मंडे होगा, तो मैं एपटेक जाऊंगा। अब यहाँ पर जो है ना, कोई लेवल ऑफ कंपैरिजन नहीं है, कोई चीज हाई लो नहीं है। आपने कहा सिर्फ मंडे ही होगा, तो मैं एपटेक जाऊंगा। क्या कहते हो? मंडे होगा, यानी आपका दिन बराबर होगा किसके? बराबर हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्वल्स टू। इक्वल्स टू भी क्या होता है? एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करता है। ठीक है। अच्छा, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, ऐसा ही है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो कितने ऑपरेंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं? एक पे। अच्छा, ऑपरेंड होते क्या है जिसके ऊपर ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा होता है? यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 2 + 2, तो यहाँ जो 2 और 2 है ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, और इसके ऊपर ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये ऑपरेशन बनता है पूरा। ये 2 और 2 क्या है? 2 और 2 क्या है? ऑपरेंड्स हैं। क्या है? ऑपरेंड्स। वो चीजें जिनके ऊपर ऑपरेटर काम करेगा उनको क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। अब यहाँ पर कितने ऑपरेंड्स हैं? दो हैं। क्या मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को एक ऑपरेंड पे लगा सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2+? कोई सेंस बनती है? 2 + व्हाट?
तो मुझे ये पता चलता है कि सर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे अप्लाई होते हैं। 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं हो सकता। एटलीस्ट कितने होंगे? दो ऑपरेंड्स होंगे। ठीक है। अब यहां पर आपको ये तो समझ आ गया। अब कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हम फ्यूचर में पढ़ेंगे जो सिंगल ऑपरेंड पे लगते हैं। किस पे लगते हैं? सिंगल ऑपरेंड पे। उनको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? यूनरी। यूनरी यानी सिंगल। ठीक है। ऐसे ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड पे लगते हैं उनको क्या कहते हैं? यूनरी। और जो दो या दो से ज्यादा लगते हैं उनका आपको नाम पता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस कर रहे थे। रिलेशनल ऑपरेटर भी आपके पास क्या एक ऑपरेंड पे लग सकता है? क्या एक चीज खुद से ही कंपेयर हो सकती है? नहीं, एक चीज दूसरी चीज से कंपेयर होगी। ये इससे कंपेयर कर सकता हूँ ना, इसको खुद को इससे कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा कि विच वन इज बेटर। ठीक है। तो इसी तरह आपके पास एटलीस्ट कंपैरिजन ऑपरेटर में भी दो ऑपरेंड्स होने चाहिए, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन उसका भी एक केस है, डायरेक्टली आप दो से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहां पर जो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो सबसे पहले आता है आपके पास लेस देन। यहां पर हम लिख देते हैं लेस देन। ठीक है। ये मैं लिखता हूं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे कुछ जीनियस है वो इसको भी टाइप करते हैं। ठीक है। ये मैं डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, ऑपरेटर बना के लिख रहा हूँ, तो इतना जीनियस नहीं बनना है किसी ने। ठीक है। लेस देन हो गया। उसके बाद ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आपको पता है जिसका फेस जो है वो लेफ्ट की तरफ खुला हो वो ग्रेटर देन होता है, जिसका फेस राइट की तरफ खुला हो वो लेस देन होता है। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। उसके बाद आपके पास कौन सा आता है? लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल का साइन। लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि इस ऑपरेटर का नाम क्या है? लेस देन इक्वल्स टू। अब इसको समझते हैं कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है। वैसे समझने वालों को तो समझ आ गया होगा। ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसके अलावा इक्वल्स टू। अब आपने याद रखना है, मैंने आपको जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो हम इक्वल का साइन डालते हैं, सिंगल इक्वल का साइन डालते हैं प्रोग्रामिंग में, ये बराबरी का निशान नहीं होता। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ये मैंने आपको वेरिएबल पढ़ाते हुए बताया था। दिस इज नॉट इक्वल्स टू, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब प्रोग्रामिंग में इक्वल्स टू क्या है? दो इक्वल के साइन को इक्वल्स टू कहते हैं। प्रोग्रामिंग में दो इक्वल के साइन को इक्वल्स टू कहते हैं। सिंगल इक्वल के साइन को क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आपने याद रखें, जब भी मैं बोलूंगा कि इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग के अंदर, तो दो इक्वल के साइन लगाओगे। कितने? और इसको कोई डबल इक्वल्स टू नहीं पड़ेगा, दिस इज इक्वल्स टू। इसको कोई डबल इक्वल्स नहीं पढ़ना, दिस इज इक्वल्स टू। ठीक है। अब यहां पर आपने लिख दिया कि भाई ये इक्वल्स टू का सिंबल है। उसके बाद आता है आपके पास ये तीन इक्वल्स वाला साइन। कौन सा आता है? तीन इक्वल्स वाला साइन। इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू। क्या कहते हैं? अभी हम ये देखेंगे, डेटा टाइप ध्यान में रखना है इसके लिए। ठीक है। डेटा टाइप मैंने पढ़ाई थी, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन वगैरह सब पढ़ाया है ना। स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू। अब इसको इतने ही रखते हैं, वैसे तो और भी अभी देख लेंगे। ठीक है। अब इसको इतना रखते हुए चलते हैं। अच्छा, अब एक बात समझते हैं कि आपने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े, अरिथमेटिक ऑपरेटर लगते हैं नंबर्स के ऊपर। किस पे लगते हैं? नंबर। जाहिर है प्लस क्या होगा? नंबर्स होंगे। मल्टीप्लाई भी नंबर होगा, रिमाइंडर भी नंबर का निकलेगा। क्या मेरे नाम का रिमाइंडर या मेरे नाम का प्लस हो सकता है? नहीं, नंबर्स पे मिलेगा। और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद भी आपको इन दी एंड क्या मिलेगा? नंबर ही मिलेगा। यानी कौन सी डेटा टाइप मिलेगी? नंबर डेटा टाइप मिलेगी। ऐसा ही है, इन रिटर्न आपको ऑपरेशन क्या देगा? नंबर ही देगा। अब रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो, अब ये डिफरेंट है। अब इनमें कुछ नंबर्स पे लगते हैं और कुछ सब पे लग जाते हैं। कुछ नंबर्स पे लगते हैं और कुछ सब पे लग जाते हैं, लेकिन इन रिटर्न ये आपको बूलियन वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं? बूलियन वैल्यू। बूलियन यानी ट्रू या फॉल्स। आपको इन रिटर्न जो है वो रिजल्ट किसी नंबर की फॉर्म में नहीं मिलेगा। किस में मिलेगा? ट्रू या फॉल्स की सूरत में मिलेगा। देखो, अगर मैं कहता हूं कि 7 तला से बड़ा है, अगर होगा तो आप बोलोगे हाँ है, और होगा तो नहीं। इसी तरह अगर है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आंसर किस में देगा, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर मिलेगा आपको इसमें से। डन है? ठीक है। अच्छा, अब बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट लिखते हैं। यहां मैं एक लॉग लगाता हूं। ठीक है। लॉग लगाने के बाद मैं लिखता हूं 2 इज ग्रेटर देन 3।
बड़ा सिंपल सा लिखा है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी। 2 इज ग्रेटर देन 3। क्या 2 3 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। चलो भाई रन करके देखते हैं इसको। कंसोल में गए तो आपको क्या आंसर दे रहा है ये? फॉल्स। और इसी को अगर मैं लेस देन कर दूं, यानी कि 2 इज लेस देन 3, अब ये बात सही है कि 2 3 से छोटा होता है। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया? ट्रू आ गया। अच्छा, अब यहां पर एक चीज लिखता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं 2 इज लेस देन 2। क्या लिखा मैंने? क्या दो दो से छोटा होता है? दो दो के इक्वल्स होता है। 2 इज इक्वल्स टू 2, नॉट लेस देन 2। अब यहां पर अगर आप चाहते हो कि आपके दोनों कंपैरिजन के बीच में दोनों नंबर्स इंक्लूडेड हो, यानी कि राइट साइड पे जो नंबर है वो लेफ्ट साइड की सीरीज में इंक्लूडेड आए, तो आप यहां पर इक्वल्स यानी कि लेस देन इक्वल्स यूज करोगे। इससे क्या होगा कि 2 भी इंक्लूडेड होगा। अगर मैंने ये लिखा है ना 2 इज लेस देन 2, तो ये चेक कर रहा है कि 1 तक चेक करेगा, यानी कि 2 1 से छोटा है या नहीं। ठीक है, इसके अंदर 2 इंक्लूडेड नहीं है। 2 को इंक्लूड करना है तो आप क्या करोगे? लेस देन इक्वल्स लगाओगे, यानी कि 2 भी हो सकता है, यानी कि 2 या तो छोटा हो सकता है 2 के, या बराबर हो सकता है। 2 या तो 2 से छोटा हो सकता है या उसके बराबर। अब 2 इज नॉट लेस देन 2, लेकिन इट्स इक्वल्स टू 2, तो ये बात ट्रू है। दो दो के बराबर होता है ना। मैंने क्या सिंबल दिया है? 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब लेस देन तो फॉल्स हो गया, लेकिन इक्वल्स तो है ना, हमने लगाया है, तो वो बात क्या है? ट्रू है। क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इक्वल्स हटा दोगे तो वो सीरीज का वाला नंबर हट जाएगा, इक्वल्स लगा दोगे तो वो नंबर भी इंक्लूडेड रहेगा जो लेफ्ट साइड राइट साइड पे लिखा है ना। अच्छा, ये हो गया लेस देन। अब आपको सारे तो करके नहीं दिखाने ना, ये चारों लेस देन ग्रेटर देन तो अब आप कर ही लोगे। ठीक है, लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करना है, जिसको भी करना चाहो। ये नंबर्स पे अप्लाई होते हैं। किस पे अप्लाई होते हैं? ये चारों किस पे अप्लाई होते हैं? नंबर्स पर। ठीक है, और ये दोनों पर अप्लाई किए जा सकते हैं, यानी कि दोनों का मतलब है सब पर। इक्वल्स और स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू सब पर अप्लाई किए जा सकते हैं। नाम बराबर है 7 के, दिन बराबर है मंडे के, इसमें तो कई नंबर नहीं है ना, इक्वल्स कर सकते हैं। सिर्फ नंबर को तो बराबर नहीं कर सकते ना। अब यहां पर मैंने कहा कि इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। मैंने एक और लॉग लगाया, और लॉग लगाने के बाद मैंने कहा 2 इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वल है। दो इक्वल के साइन को क्या बोलते हैं? इक्वल्स टू कहते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, 2 इज इक्वल्स टू 2 क्या है? बिल्कुल है, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। और अगर यहां पर मैं 3 कर दूं, अब 2 जो है वो बराबर नहीं है 3 के, ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। बड़ा सिंपल है। अब सर, आपने जो है वो 2 इक्वल्स टू लिखे, एक इक्वल्स टू और एक 3 इक्वल साइन वाला स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू, जिसको हम कह रहे हैं। वही सर, अगर दोनों ही बराबर कर रहे हैं तो फर्क क्या है? बिल्कुल फर्क है। डेटा टाइप पढ़ी थी, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सब पढ़ा है ना हम लोगों ने। ठीक है, अब यहां पर अगर आप गौर फरमाओ तो ये दो ऑपरेंड्स हैं, ऐसा ही है। 2 और 3 क्या है? ऑपरेंड्स है, जिनके ऊपर ऑपरेशन ऑपरेटर लग रहा है। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक बात बताओ कि इस वाले ऑपरेंड की डेटा टाइप क्या है? नंबर। और इस वाले की भी क्या है? नंबर। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैंने कर दिया 2। क्या कर दिया? 2। अब यहां पर अगर मैं 2 को एक स्ट्रिंग में लिख दूं, इस वाले 2 को, ये नंबर है, अब ये क्या हो गया? इसकी डेटा टाइप क्या है? ये 2 अब नंबर नहीं रहा। तो अगर मैं ये कर रहा हूं कि जो नंबर वाला 2 है वो बराबर है स्ट्रिंग वाले 2 के, तो क्या ये बात सच है? फॉल्स है? ट्रू है? ट्रू है। जो इक्वल्स होता है ना, सादा वाला इक्वल्स जो मैंने लगाया है, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ऑपरेंड की जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड की वैल्यू है, इन दोनों के अपेयरेंस देखेगा कि क्या क्या ये दिखने में सेम है। इनकी डेटा टाइप वो मैच नहीं करेगा, उसको डेटा टाइप से गर्ज नहीं है। वहीं अगर मैं यहां पर स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू लगाऊं, स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू चेक ही यही करता है कि दोनों एक तो दिखने में भी सेम हो और उन दोनों की डेटा टाइप भी सेम हो। तो स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू आपको डेटा टाइप भी चेक करके देता है, और इक्वल्स टू डेटा टाइप चेक करके नहीं देगा। बात समझ आई? दोनों में फर्क समझ आया? इक्वल्स टू डेटा टाइप मैच नहीं करेगा, वो सिर्फ अपियरेंस देखेगा, दोनों दिखने में सेम है, हाँ भाई ट्रू है। लेकिन आपके पास
जो स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू है वो दोनों को एक तो अपीयरेंस में भी मैच करेगा और उनकी डेटा टाइप से भी मैच करेगा कि दोनों की डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही दिखाऊंगा तो अब आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स, क्योंकि स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू क्या कह रहा है कि आपने जो है एक जगह नंबर डेटा टाइप लिखी है और दूसरी तरफ स्ट्रिंग लिखी है। बात समझ आई है? ठीक है। तो इसके अंदर कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर किसी को कोई भी सवाल है इसके अंदर तो पूछ लो। पक्की बात है, नहीं है? अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और ऑपरेटर का इजाफा करते हैं यहाँ पे, वो है नॉट इक्वल्स। क्या कहते हैं? नॉट इक्वल्स टू। कौन सा ऑपरेटर है? एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स का साइन, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है ना, एक्सक्लेमेशन का, इसको प्रोग्रामिंग में कहते हैं नॉट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? नॉट, उसके साथ हमने इक्वल्स लगा दिया, नॉट इक्वल्स टू। ऑपरेटर क्या है? नॉट इक्वल्स टू। इक्वल्स टू मतलब यानी बराबर होगा, नॉट इक्वल्स टू यानी बराबर नहीं है। अगर हम कोई ऐसी चीज चेक करना चाहते हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ ये दोनों चीजें बराबर नहीं होनी चाहिए जब मेरा काम होगा, एक ये सिचुएशन भी तो हो सकती है कि मैं बोल रहा हूँ ये दोनों चीजें बराबर नहीं होनी चाहिए जब मेरा काम होगा, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए जब मेरा काम होगा। तो ये नेगेशन है, नेगेशन यानी उल्टा है, इक्वल्स टू के ऑपोजिट है, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू। ये चेक करेगा कि दोनों जो वैल्यूज है, इक्वल्स टू क्या चेक कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी है, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी है, वो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। नॉट इक्वल्स टू कहता है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज लिखी है अगर वो बराबर नहीं है तो ट्रू मिलेगा, वो बराबर नॉट इक्वल्स टू है तो क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ये उल्टा है। ठीक है। अब यहां पर हम लोग करते हैं, अगर मैं यहां पर लगाऊं टू इज नॉट इक्वल्स टू टू, क्या दो दो के बराबर नहीं होता? होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं होता, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? क्योंकि दो दो के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा? फॉल्स। यहीं पर अगर मैं कर दूं कि दो बराबर नहीं है तीन के, ये बात सही है कि दो बराबर तीन के नहीं, ये बात सही है यानी ट्रू है, तो यहां पर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर करूं टू इज नॉट इक्वल टू टू और इसको मैं रख दूं स्ट्रिंग के अंदर, अब डेटा टाइप डिफरेंट हो गई, दोनों ऑपरेंड्स की डेटा टाइप, एक की नंबर एक की स्ट्रिंग है। अब यहां पर मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, ट्रू या फॉल्स? सबसे पहले तो बताओ, दो इज नॉट इक्वल टू टू, ये बात सही है, ट्रू है? टू इज नॉट इक्वल टू टू, फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। दो दो के बराबर होता है, मैं कह रहा हूं नहीं होता है। ये कह रहा है नहीं होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं होता है, तो ये क्या कह रहा है? झूठ कह रहा है ना, गलत कह रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? फॉल्स। अब यहां देखो इसने डेटा टाइप चेक नहीं की, मैंने उसको किस में लिखा था? स्ट्रिंग में, तो उसने डेटा टाइप नहीं चेक करी, अपीयरेंस चेक करी। इसी तरह जैसे स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू होता है, इसी तरह यहां पर लिख देते हैं पहले नॉट इक्वल्स टू। इसी तरह आपके पास स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू भी होता है जिसमें डबल इक्वल का साइन आता है, ये आपने ध्यान रखना है। स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू में तीन इक्वल के साइन आते हैं, जबकि स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू में दो इक्वल के साइन आते हैं। ये आपके पास क्या है? स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू है। क्या है? डन है। अब ये क्या करेगा, देखो सिमिलरली जैसे ये अपीयरेंस चेक करता है, डेटा टाइप नहीं चेक करता, लेकिन ये दोनों चीजें चेक करता है, ऐसा ही है। सिमिलरली ये अपीयरेंस चेक करता है दोनों ऑपरेंड्स के, और डेटा टाइप चेक नहीं करता, और ये दोनों चीजें चेक करता है, तो स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू डेटा टाइप भी चेक करेगा। अब यहां पर अगर मैं स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू लगा देता हूं तो अब मेरे पास क्या होगा? ट्रू आएगा, क्योंकि अब सेम नहीं है, उसने डेटा टाइप को बोला सेम नहीं है, पहले बोला था सेम है। डन है। ठीक है। तो अब इस तरह से आपने जो है वो रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर करने, इसमें किसी का कोई सवाल है पूछ लो। पक्की बात है? पक्की बात है? डन है। आगे पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ जाओ। चलो भाई, बाद में नहीं कहना सर ने मौका नहीं दिया। अच्छा, अब यहां पर आते हैं और अगले हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। यहां पर हम लोग अब पढ़ रहे हैं असाइनमेंट एंड कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि आप पढ़ चुके हो। ऐसा ही है? अब मुझे आप बताओगे, मुझे नहीं आते भाई ये।
ठीक है। अब हम कौन सा ऑपरेटर पढ़े? असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम पढ़ चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? इक्वल्स। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो वेरिएबल्स के साथ यूज होता है भाई। इसका काम का है वेरिएबल के साथ, ये तो हम पढ़ चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कहलाता है? इक्वल्स का साइन कहलाता है। ये याद रखना है आपने, है ना? ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर तो देख लिया सर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अब ये कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है? अब कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है आपके पास कॉम्बिनेशन होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। किसका कॉम्बिनेशन होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बनते हैं? कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशियल ये सारे, और असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही है, इक्वल का साइन। ऐसा ही है, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं एक अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, क्या लिखूं? प्लस, और उसके आगे इक्वल्स लगा दूं, तो ये मेरे पास एक कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन गया, जिसको हम कहते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको? एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह बाकियों के लिए भी है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो सब्ट्रैक्शन के लिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मल्टीप्लाई के लिए, यहाँ पर डिवीजन कर दूंगा तो डिवीजन के लिए, मॉड्यूलस कर दूंगा तो मॉड्यूलस के लिए, और एक्सपोनेंशियल कर दूंगा तो एक्सपोनेंशियल के लिए। यहाँ पर हम इसको चेंज भी कर देते हैं जल्दी से, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं इसको, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको हम डिवीजन कर देते हैं, इसको मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब यहां पर इसका मकसद क्या है बेसिकली? ठीक है, क्यों ये अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन बना? देखो, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया एज नाम का, और उसके अंदर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 30 रख दिया। क्या रख दिया? 30 रख दिया। क्या रख दिया? 30। मैं कह रहा हूं कि एज के अंदर 10 प्लस करो और वापस से एज को दे दो। एज के अंदर, अभी एज के अंदर क्या वैल्यू है? 30। क्या है? 30। जब एज के अंदर 30 में 10 प्लस होगा, कितनी हो जाएगी? 40। और वो 40 प्लस होने के बाद वापस किसको मिल जाए? एज को। तो वापस देने के लिए तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। वेरिएबल को वापस वैल्यू देने के लिए क्या यूज करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले करते हैं सर, एज में प्लस कर देते हैं 10। ये बात आपको समझ आती है? ये बात समझ आती है? और वापस मैंने देना है किसको? एज को। तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? मैंने एज में 10 प्लस किया और वापस किसको असाइन कर दिया? एज को। मैंने एज में 10 प्लस किया और ये जो वैल्यू प्लस होके आएगी वो मैंने किसको दे दी? एज को। अब एज में 30 नहीं है, एज में क्या है? 40। तो ऐसे बहुत से मौके आते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जहां पर आप चाहते हो कि कोई वैल्यू इवेल्युएट होके किसी और वेरिएबल में ओवरराइट हो जाए। पहले वैल्यू 30 थी, हमने प्लस करके उसको क्या बना दिया? 40, उसी सेम वेरिएबल के अंदर। किसमें? उसी सेम वेरिएबल के अंदर। तो यहां पर ये जो मैंने सिंटेक्स लिखा है ना कि वेरिएबल इक्वल्स वेरिएबल प्लस समथिंग, वेरिएबल्स इक्वल्स वेरिएबल प्लस समथिंग, तो यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली कि आपके पास यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज हो रहा है और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज हो रहा है। नहीं हो रहा? ऐसा ही है। और यहां पर एक चीज कॉमन है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, कि एज का वेरिएबल सेम है। तो मैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इसको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में लिख सकता हूं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर ऐसा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, एज प्लस इक्वल्स टू 10। ये बिल्कुल यही बात है कि आपने एज में 10 प्लस किया, आपने इसके अंदर ये वैल्यू प्लस की और वापस किसको दे दी? एज को। ये कह रहा है भाई, ये ऑपरेटर इसलिए यूज होते हैं। बात समझ आई है? ठीक है। क्या होगा कि जब मैं एडिशन ऑपरेटर, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने दो ऑपरेंड्स के बीच लगाया है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपस में प्लस होंगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसके अंदर ओवरराइट हो जाएंगे, उसकी वैल्यू हट जाएगी और वो नई वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। बात समझ आ रही? तो ये दोनों चीजें, जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है और ये दोनों एक ही बात है। बात समझ आ रही है? दोनों से एक ही काम है। अब आप इसको खोल के लिख लो इस तरह से, या आप इस तरह से इसको बंद करके एडिशन
ऑपरेटर के जरिए, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए लिख लो। बात समझ आती है? इसी तरह माइनस इक्वल्स, इसी तरह मल्टीप्लाई, दो नंबर मल्टीप्लाई करके वापस उसी सेम वेरिएबल को देने तो मल्टीप्लाई आपने असाइनमेंट यूज करना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसी तरह से आपने ये काम करना है। तो ये दोनों बातें सेम है। अगर मैं इसको, अगर आपको लॉग करके दिखाऊं, यहाँ पर मैंने किया लॉग और मैंने एज को प्रिंट किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एज को जैसे प्रिंट किया, अब यहाँ मैंने एज में क्या रखा हुआ था, 30, और मैं कह रहा हूँ एज के अंदर प्लस करो क्या, 10, और वापस किसको दे दो, एज को, और मैंने एज को क्या कर दिया, लॉग। तो यहाँ पर लॉग में क्या आएगा, 40, क्या आएगा, 40 हमें शो हो गया। अच्छा, अगर मैं ये ना करता, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एज प्लस इक्वल्स टू 10। मुझे एज का जो वेरिएबल है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी समझ लो स्टेटमेंट की। इससे भी क्या आएगा, 40 आएगा। बस क्या होगा, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और वापस इसको मिल जाएगा। अब अगर मैं ऐसा नहीं करूं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बोलते हो कि सर हम ऐसे लिख दें, अब ऐसे तो लिख दिया, अगर मैं एज प्रिंट करूंगा स्टिल एज इज 30, क्योंकि एज में वो वैल्यू दोबारा से स्टोर, जो प्लस करके वैल्यू हमने रखी थी वो स्टोर नहीं हुई है। तो अब आप क्या करोगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल दूसरे वेरिएबल में रखोगे तो आपके पास वेरिएबल बढ़ जाएगा। सम नाम के वेरिएबल में रख लिया आपने, तो यहाँ वेरिएबल बढ़ गया, तो मैं क्यों वेरिएबल बढ़ाऊं, मैं उसी सेम वेरिएबल के अंदर जो है वो नई वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैंने एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया। सिमिलरली अब आपको ये समझ आ गए होंगे इनडायरेक्टली। बात समझ आ गई, करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अगर देखना भी हो तो वीडियो शेयर करी हुई है, उसके अंदर सारे हुए हैं। नहीं नहीं, वैसे सिमिलर है। यहाँ पर माइनस कर दोगे तो ये दोनों माइनस होके सेम वेरिएबल को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर वापस से एज कर देते हैं, दोनों माइनस होंगे और इसको मिल जाएंगे। मल्टीप्लाई लगाओगे तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसको मिल जाएंगे। सेम चीज है ना? ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो है वो कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। इसमें किसी का कोई सवाल? एक ही बात है, जरा इसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, एक वेरिएबल है जैन नाम का, किस नाम का, जैन नाम का, जिसमें मैंने 20 स्टोर कर रखा है। क्या स्टोर कर रखा है, 20। और एक वेरिएबल है बासित नाम का, जिसमें मैंने स्टोर कर रखा है 10। क्या स्टोर कर रखा है, 10। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं, क्या प्रिंट करूं कि जैन जो है वो ग्रेटर है बासित से। क्या है, जैन है ग्रेटर है बासित से, यानी कि जैन बड़ा है बासित से। जैन में क्या है, 20, बासित में क्या है, 10। क्या 20 10 से बड़ा है तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेट्स सी हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये दो भाई थे भाई। एक और तीसरा भाई है जिसका नाम है अनस। ठीक है, अब अनस की एज है 25 साल। कितनी है, 25 साल। अब तुम्हें चेक करना है कि इन तीनों भाइयों में कौन बड़ा है सबसे ज्यादा। इन तीनों भाइयों में कौन बड़ा है। अब इन तीनों भाइयों में अगर तुम्हें पता लगाना है कि कौन बड़ा है, तो तुम सबसे पहले वाले भाई को लोगे, सबसे पहले सबसे पहले वाले भाई को लोगे और उसको मैच करोगे बाकी दो भाइयों से। यानी कि फॉर एग्जांपल जैन अनस से भी बड़ा होना चाहिए और जैन बासित से भी बड़ा होना चाहिए, तो जैन बड़ा है। ठीक है, अदरवाइज कोई और बड़ा होगा, फिर हम उसके लिए अलग चीज लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर वो चीज कैसे लिखेंगे, अब देखो ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो दो ऑपरेंड्स के बीच में, तो इसको कहते हैं हम एक्सप्रेशन, या फिर हम इसको कहते हैं कंडीशन। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन या कंडीशन। इस चीज को हम क्या कहेंगे, जब दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनल ऑपरेटर आ गया उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन या एक्सप्रेशन। अब यहां पर मुझे दो एक्सप्रेशंस का यूज करना है, यानी जैन इज ग्रेटर देन बासित एंड जैन इज ग्रेटर देन अनस। जैन को ही अनस से भी मैच करना है और बासित से भी मैच करना है। यहां दो एक्सप्रेशन बनने हैं। कौन कौन से, एक तो जैन इज ग्रेटर देन बासित, और एक एक्सप्रेशन बनेगा जैन इज ग्रेटर देन अनस। ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, ऐसा ही है। इनको मैं एक करके नहीं लिख सकता, इनको एक करके नहीं लिखा जा सकता। याद रखो, जब भी आपके पास आपकी कंडीशन में दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन बन जाए, कितने, अब सिंगल है तो सिंगल पे तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये तो सिंगल था, कोई मसला ही नहीं था, ट्रू या फॉल्स मिल गया। जब दो ऑपरेंड है, अब तीसरा ऑपरेंड भी आ गया। ठीक है,
जब आपके पास तीसरा ऑपरेंड आया तो आपके पास कंडीशन भी दो हो गई, एक जैन बासिस से बड़ा और एक जैन अनस से बड़ा है। दो कंडीशन हो गई। जब दो कंडीशन या दो एक्सप्रेशन हो जाए या दो से ज्यादा हो जाए, वहां पर काम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या काम आते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहां पर हम लोग अब पढ़ने लगे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आपको मैंने बता दिया लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ काम आएंगे, तो जरा इसको ध्यान में रखना। कब काम आएंगे? जब आपके पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो जाए और उसका आपको एक रिजल्ट चाहिए। क्योंकि आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस का, यानी जैन बासठ से बड़ा है और जैन अनस से बड़ा है, इसका एक ही रिजल्ट चाहिए कि हाँ या ना। ऐसा ही है? ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऐसे लिखूं कि जैन जो है वो ग्रेटर है बासिस से, और यहां पर स्पेस दे के लिख दूं जैन इज ग्रेटर देन अनस, तो अब यहां पर आपको एरर मिलेगा कि आपके पास वो कह रहा है कि टर्मिनेटर एक्सपेक्टेड, यानी कि आप एक लाइन के अंदर दो एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। लेकिन आपको लिखने एक ही लाइन के अंदर है, क्योंकि आपको आउटपुट भी एक ही चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आप लगाओगे लॉजिकल ऑपरेटर, इन दोनों के बीच में। अब लॉजिकल ऑपरेटर तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। सबसे पहले होता है लॉजिकल एंड। कौन सा होता है? एंड, जिसका सिंबल होता है ये डबल एंड का सिंबल। ये ऑपरेटर का सिंबल है और ये नाम है, लॉजिकल एंड नाम है इसका। और सिंबल कौन सा है? ये। इसको हम इंग्लिश में एम परसेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम परसेंट। ये आपके पास पहला लॉजिकल ऑपरेटर है। दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास होता है और। लॉजिकल और। कौन सा होता है? लॉजिकल और यहां पर आपके पास इसका सिंबल होता है ये पाइप, डबल पाइप। ठीक है, ये आपको मिलेगा एंटर की के ऊपर। कहाँ मिलेगा? ये सीधा बाहर होता है। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर होता है? लॉजिकल और होता है। डबल डबल पाइप लगाओगे तो, एक सिंगल नहीं। डबल पाइप कौन सा ऑपरेटर होता है? लॉजिकल और इसको हम कहते हैं और तीसरा आपके पास कौन सा होता है? बताओ कौन सा होगा? नॉट। लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट। नॉट मैंने अभी आपको बताया, नॉट का सिंबल क्या होता है? नॉट का सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क। नॉट का ऑपरेटर कौन सा होता है? वहां तो नॉट इक्वल्स था या नॉट स्ट्रिक्ट इक्वल्स था ना, ये तो सिंपल नॉट है, नॉट एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये आपके पास निगेशन के लिए, यानी कि ऑपोजिट काम करने के लिए यूज होता है। जो बात सच है उसको झूठ कर देता है, जो झूठ है उसको ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, ये काम है। अब यहां पर अभी लॉजिकल नॉट पे ना आते हुए हम लोग एंड और को समझते हैं। देखो, एंड उर्दू में और, अलिफ वाव रे वाला और। हम उर्दू में और की यूज करते हैं जब हमें दो चीजों को जोड़ना होता है। ठीक है, मुझे एलसीडी और माउस दोनों चाहिए। इसमें मैंने क्या दुकानदार को चॉइस दी? मैंने दुकानदार को चॉइस दी। अच्छा, ये और मैं वाला बोल रहा हूँ, उर्दू वाला। इंग्लिश में एंड बोल रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में एंड। ठीक है, एंड को उर्दू में क्या कहते हैं? और इंग्लिश वाले और को क्या कहते हैं? या। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं एलसीडी और मुझे माउस दोनों चाहिए, यानी कि मुझे दुकानदार से मैं कह रहा हूं मुझे एलसीडी भी चाहिए माउस भी चाहिए, कोई चॉइस नहीं। मैं दुकानदार को कह रहा हूं मुझे एलसीडी या फिर माउस चाहिए। अब वो क्या करेगा? जो उसके पास एक चीज होगी वो दे देगा। एक चीज मुझे नहीं मिली, लेकिन और में मुझे दोनों चीजें चाहिए, या मैं कोई भी एक चीज मिलेगी तो मेरा काम हो जाएगा, मैं सेटिस्फाई हूं। लेकिन और में मुझे दोनों चीजें चाहिए। इसी तरह एंड के अंदर इस ऑपरेटर को जब आप दो कंडीशन या दो एक्सप्रेशंस के बीच में लगाते हो, तो ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा है और राइट हैंड साइड पे इसके जो एक्सप्रेशन लिखा है, दोनों ट्रू होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? फुलफिल, यानी ट्रू होने चाहिए। जब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। देखो, ये दो एक्सप्रेशन है, इनके बीच में मैंने लगा दिया लॉजिकल एंड। लग गया? एरर गया? अब देखो, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये। आपको पता है ये एक्सप्रेशन भी आपको एक ट्रू फॉल्स देगा और ये एक्सप्रेशन भी आपको क्या देगा? एक ट्रू फॉल्स देगा। अच्छा, यहां पर बात समझते हैं। इस चीज को रिमूव करता हूं, इस चीज को भी रिमूव करता हूं, इधर से मैं इसको हटाता हूं। अब मुझे बात बताओ, जैन की एज क्या है? 20 है। ठीक है, और बासित की एज क्या है? 25 है। मैं कह रहा हूं जैन बड़ा है बासित से। सॉरी, 10 है बासित की। जैन बड़ा है बासित से, क्या है? बिल्कुल है। तो जैन बड़ा है बासित से, तो ये एक्सप्रेशन मुझे क्या देगा? ट्रू देगा। क्या देगा? ट्रू। और इसको देखते हैं अब। ठीक है, क्या जैन अनस से बड़ा है? नहीं, अनस की एज जैन से बड़ी है, तो ये मुझे क्या देगा? फॉल्स। अब
इसने मुझे एक ट्रू दिया और इसने मुझे एक फॉल्स दिया, लेकिन इन द एंड मुझे एक ही ट्रू या फॉल्स चाहिए। मुझे तो वैल्यू एक ही चाहिए ना, मुझे दो दो ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए। तो अब जब हम लोगों ने इनके बीच में एंड लगाया है, तो एंड ये दोनों ट्रू फॉल्स इन दोनों से लेगा, ये दोनों ट्रू फॉल्स एंड लेगा। अब एंड डिसाइड करेगा कि ये चीज सच है या झूठ है। ठीक है। अब वो कह रहा है, एंड क्या कहता है कि आपके पास ये वाली और ये वाली दोनों एक्सप्रेशन ट्रू देंगी तो मैं आपको ट्रू दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन और राइट हैंड साइड वाली कंडीशन अगर दोनों ट्रू देंगी तो एंड आपको क्या देगा, ट्रू देगा। इन द एंड आपको क्या मिलेगा, ट्रू। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रू है और राइट हैंड साइड वाली फॉल्स है तो आपको फॉल्स मिलेगा। अगर कोई एक भी फॉल्स होती है तो आपको एंड क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है। देखो, आपके पास मैंने कहा एलसीडी, ये एक कंडीशन है, माउस एक कंडीशन है। मैं शॉपकीपर से कहा मुझे एलसीडी और साथ में माउस दे दो, वो कहता है माउस नहीं है, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप एलसीडी भी नहीं लोगे, आपकी किसी काम की नहीं हो। आपको उसने नेगेशन मना कर दिया कि भाई मैं आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकता, दोनों चीजें एक साथ नहीं दे सकता। तो इसी तरह अगर दोनों चीजें होंगी तो क्या मिलेगा आपको, आप सेटिस्फाई, आपको सामान मिल गया। इसी तरह अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो लॉजिकल एंड आपको इन द एंड एक रिजल्ट देगा, वो क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। अभी मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा फॉल्स, क्योंकि राइट हैंड साइड पे फॉल्स आ रहा है, भले से यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और यहां से आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी कंडीशन भी फुलफिल हो गई है, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे थे कि क्या जैन तीनों भाइयों में बड़ा है। देखो उसने बता दिया फॉल्स, तीनों भाइयों में जैन बड़ा नहीं है। इस तरह से आप लॉजिकली इनको चेक करते हो, इसको कहते हैं हम लॉजिकल एंड। यानी कि दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होने चाहिए। अब दो नहीं, आप इसको तीन चार पांच जितने चाहो लगा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ये दो कंडीशंस पे लगता है। जिस तरह से आपके पास रिलेशनल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स पे लगते हैं, ये ऑपरेटर दो कंडीशन, पूरी पूरी कंडीशन पे लगते हैं। ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। बात समझ आई है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं यहां पर लगाता या, क्या लगाता, या तो ये बात सच हो सकती है या तो ये बात सच हो सकती है। अब जो और होता है, और में अगर आपने दो एक्सप्रेशन के बीच में और लगाया है, इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो और आपको क्या देगा, ट्रू। भाई एलसीडी और माउस में से कोई एक चीज चाहिए, मुझे शॉपकीपर से बोला मुझे या तो एलसीडी दे दो या माउस दे दो, उसने कहा एलसीडी नहीं है माउस ले जाओ, मैंने बोला ठीक है, काम हो गया। ये नहीं मिला, लेकिन ये मिल गया, काम हो गया। तो और का यही हिसाब है, आपको या तो ये चीज या तो ये चीज ट्रू होगी, कोई एक भी चीज ट्रू होगी तो ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अच्छा, वन को अगर मैं बुलियन में रिप्रेजेंट करूं तो ट्रू, और फॉल्स को जीरो। ट्रू यानी वन, फॉल्स यानी जीरो। अब यहां पर एक चीज समझो, यहां पर हाँ, अच्छा यहां पर मैं ना पेंट खोल लेता हूं आपको समझाने के लिए। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने के लिए आपको ट्रुथ टेबल भी समझना है। क्या समझना है, ट्रुथ टेबल। अब यहां पर मैं एक ट्रुथ टेबल बना लेता हूं। ये क्या हुआ है, E1 लिख रहा हूं, E1 यानी एक्सप्रेशन वन, कंडीशन वन। E2 यानी कंडीशन टू, और यहां पे आएगा रिजल्ट। क्या आएगा, रिजल्ट। ठीक है यार, ये इतना बुरा क्यों आ रहा है पेंट, एक सेकेंड रुको, इसको मैं खोल लेता हूँ स्केली ड्रॉ पे। हम ओपन कर लेते हैं, एक टूल है हमारे पास स्केली ड्रॉ, जिसके ऊपर हम अपना आर्टबोर्ड खोल के देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ट्रुथ टेबल देखते हैं हम लोग, एंड का, किसका, लॉजिकल एंड का, किसका। ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी यहाँ पर लाइंस खींच लेता हूँ, पेंसिल से खींच लेते हैं। यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ, एक कॉलम, दो कॉलम,
और ये हमारे पास हेडर आ गए। ये मेरे पास C1 यानी कि कंडीशन 1, C2 कंडीशन 2 और रिजल्ट। ठीक है। अगर कंडीशन 1 से आपको ट्रू मिलता है यानी वन, वन यानी ट्रू, ठीक है, और कंडीशन 2 से आप भी आपको ट्रू मिलता है तो लॉजिकल एंड आपको रिजल्ट में क्या देगा, ट्रू देगा। अगर आपको कंडीशन 1 से फॉल्स मिलता है यानी जीरो, और कंडीशन 2 से ट्रू मिलता है तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। लॉजिकल एंड पे कोई एक कंडीशन फॉल्स होने पे भी सब फॉल्स है। ठीक है। अगर आपको कंडीशन 1 से ट्रू मिलता है, दूसरी से फॉल्स, तो जब भी क्या है, फॉल्स है। अगर आपको कंडीशन 1 से फॉल्स मिलता है, दूसरी से भी फॉल्स मिलता है तो फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है। यानी कि सारी कंडीशन ट्रू होने पर लॉजिकल एंड तभी आपको ट्रू देगा जब सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स। इसके बरक्स यहाँ पर अगर हम लोग इस पूरे को कंट्रोल D से कॉपी करें और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ और का ट्रुथ टेबल देखते हैं हम। ठीक है। और का ट्रुथ टेबल, वेयर इज रेजर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग और का देखते हैं। अगर कंडीशन 1, दो एक्सप्रेशन के बीच, दो कंडीशन के बीच में और लगा हुआ है, अगर कंडीशन 1 ट्रू देती है और कंडीशन 2 भी ट्रू देती है तो आपको लॉजिकल और क्या देगा, ट्रू देगा। कंडीशन 1 ट्रू देता है, कंडीशन 2 फॉल्स तो ट्रू, कोई एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू। कंडीशन 1 फॉल्स देती है, कंडीशन 2 ट्रू देती है तो ट्रू। अगर कंडीशन 1 फॉल्स देती है, दूसरी भी फॉल्स देती है तो false। यानी कि लॉजिकल और में जब भी फॉल्स मिलेगा दो एक्सप्रेशन के बीच, जब सब फॉल्स होंगे, कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू। या का हिसाब है, चॉइस है, हर कंडीशन में चॉइस है, किसी एक में भी ट्रू तो चलेगा। लेकिन लॉजिकल एंड में स्ट्रिक्टनेस है कि सब ट्रू होनी चाहिए। डन है? ये बात सबको समझ आती है? पक्की बात है। ठीक है। और नॉट का तो आपको पता है, नॉट का ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह बनेगा, वो किसी कंडीशन पे नहीं लगता है, वो डायरेक्टली पूरे पूरे एक्सप्रेशन पे लगता है। ठीक है। यहाँ पर मैं नॉट का भी दिखा देता हूँ आपको। नॉट बेसिकली क्या करता है, आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है और उसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आपके पास एक्सप्रेशन आपको ट्रू देता है और आपने उस पर नॉट लगा दिया तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। उल्टा, अगर ट्रू मिल रहा होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स मिल रहा होगा तो उल्टा कर देगा। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, आपकी कंडीशन को जो रिजल्ट होगा उसको उल्टा कर देगा, स्वैप कर देगा। ठीक है। ये आपके पास नॉट का हिसाब है। डन है? अच्छा, यहां पर चलते हैं और यहां पर आने के बाद अब मुझे देखो इससे क्या मिलना चाहिए, ट्रू। क्यों? ये कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन जैन अनस से बड़ा नहीं है, लेकिन ये तो ट्रू है ना, बीच में क्या लगा हुआ है, लॉजिकल और क्या कहता है, कोई एक भी ट्रू हो गई तो मैं क्या दूंगा, ट्रू दूंगा। तो इस पूरी चीज को प्रिंट में देखने के लिए इसको मैं लॉग में लिख दूंगा ताकि मैं इसको देख सकूं। ठीक है। इस पूरी चीज को मैंने किस में रख दिया, प्रिंटिंग स्टेटमेंट में रख दिया। अब चलते हैं जरा ब्राउजर पे और मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, ट्रू मिल रहा है। यहीं पर अगर मैं लॉजिकल एंड लगाता तो आपको लॉजिकल एंड क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि एनएस बड़ा नहीं है। ठीक है। बात समझ आती है ना? अच्छा, अगर यहाँ पर एक और भाई भी होता तो, फॉर एग्जाम्पल एक भाई है साद नाम का और उसकी एज है 40, क्या है, 40। आप यहाँ पर, अब आपको जैन को सात से भी मैच करना है, यहाँ थर्ड एक्सप्रेशन बनेगा कि जैन इज ग्रेटर देन सात। तो यहाँ पर आप दोबारा से इस कंडीशन के आगे लॉजिकल एंड का यूज कर सकते हो और जैन इज ग्रेटर देन सात। तो ये बात समझ आ रही है? यानी कि आप कितने भी एक्सप्रेशन चाहो उनके बीच में लॉजिकल एंड का यूज कर सकते हो। लॉजिकल और का यूज करना है वो आपके हिसाब से, कि अगर आपको किसी एक से भी ट्रू मिल गया तो आपका काम हो जाएगा तो आप और लगाओगे, अगर आपको सबसे ट्रू चाहिए तो एंड लगाओगे। डन है? ठीक है। मेरे केस में मुझे सबसे ट्रू चाहिए, कोई चॉइस नहीं है, वरना बात गलत हो जाएगी। ऐसा ही है? ठीक है। तो ये आपके पास सीन है। अब आपके पास क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। अगर मैं जैन को बड़ा कर दूं, 70 कर दिया, अब जैन सबसे बड़ा है, जैन की एज सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। डन है? बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आपको नॉट यूज करना है, अब ये पूरा एक्सप्रेशन आपको क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। क्या दे रहा है, ट्रू। अब यहां पर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को एक और ब्रैकेट में डालोगे, किस में डालोगे, एक और ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट के पीछे
आप लगा दोगे नॉट का साइन। किसका साइन? आप कह रहे हो ये पूरी चीज नॉट है, ये पूरी चीज क्या है? नॉट है, यानी इसमें से जो रिजल्ट आएगा वो उल्टा हो जाएगा। ट्रू आएगा तो फॉल्स, फॉल्स आएगा तो ट्रू। मुझे क्या दे रहा था ये एक्सप्रेशन? ट्रू दे रहा था, अब मुझे क्या मिलेगा इन द एंड? फॉल्स मिलेगा। नॉट क्या कर देगा इसको? फॉल्स कर देगा। डन है। अच्छा, यहां पर एक बात है, मैंने वापस से जेन की एज कर दी 20। क्या कर दी? 20। और यहां पर मैंने इसकी एज कर दी 15। सबसे बड़ा कौन है उसके बाद? जैन। ठीक है, यानी कि अगर किसी तरह अनस को जैन से छोटा कर दिया जाए तो सब में बड़ा कौन होगा? जैन बड़ा होगा। अगर अनस को किसी तरह जैन से छोटा कर दिया जाए तो जैन बड़ा होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे एक्सप्रेशन में जैन बासित से बड़ा है? ऊपर नंबर देखो, नंबर देख के बोलो। जैन का नंबर बासित के नंबर से बड़ा है। तो ये मुझे ट्रू देगा, इससे मुझे कोई भी खतरा नहीं है। क्या जैन अनस से बड़ा है? नहीं है। अब ये मुझे क्या दे रहा है? फॉल्स। अगर मैं इसको पलटाना चाहता हूं तो मैं इसको एक ब्रैकेट में रखूंगा और इसके पीछे नॉट लगा दूंगा। अब इससे अगर मुझे फॉल्स भी मिलेगा तो क्या आएगा? True, सब ट्रू होगा। ठीक है। तो अच्छा, और 7 से तो इससे क्या मिलेगा मुझे? ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि जैन 7 से बड़ा है। 15 और 20, 20 बड़ा है, 15 छोटा है। यहाँ पर क्या मिलेगा? ट्रू। नॉट से मैंने गेम ही घुमा दी, भले से कुछ भी है नंबर, फॉल्स का ट्रू कर दिया। ठीक है। ये नादरा वाला सिस्टम है। ठीक है। तो इस तरह से आप नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हो। अच्छा, वन मोर थिंग। अच्छा, अगर मैं यहां पर पाइप का सिंबल लगाऊं, देखो इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच मैंने लगाया है, क्या लगाया? और का सिंबल लगाया। और अब यहां पर अब आपको ये बात गौर से समझनी है। और वो बात क्या है कि सबसे पहले दो एक्सप्रेशन के बीच जो चल रहा है, अब इसको साइड कर दो, इस वाली चीज को नहीं देखो, इस वाली चीज को आपने नहीं देखना, आपने इस चीज को देखना है। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये एक्सप्रेशन मुझे क्या देगा? गौर से देख के, या लगा हुआ है बीच में, ट्रू देगा फॉल्स? जैन मासिस से बड़ा है है ट्रू है। लेकिन जैन अनस से बड़ा नहीं है, फॉल्स है। लेकिन और लगा हुआ है बीच में, तो एक ट्रू है, तो क्या मिलेगा मुझे? ट्रू मिलेगा। यहाँ क्या मिल गया मुझे? ट्रू। मैंने मिटा के लिख दिया ट्रू, वो चीज पूरी मुझे क्या दे रही थी? ट्रू। बात समझ आ रही है? अब यहां पर वो जब चीज एवेल्युएट हो जाएगी, फिर ये दोनों चीजें चेक होंगी। इसको भी आपने फ्लो को समझना है। पहले दो एक्सप्रेशन चेक होंगे, ऐसा नहीं तीनों एक साथ होंगे। दो एक्सप्रेशन चेक हो, उनका जो रिजल्ट आया वो तीसरे वाले के साथ मैच होगा। है। अब देखो यहाँ ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, बीच में एंड लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे तो ट्रू है एंड के, लेकिन अगर ये भी ट्रू हो जाए तो सब क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। क्या जैन 7 से बड़ा है? जैन 7 से बड़ा है ना? तो क्या मिलेगा यहां से मुझे? ट्रू। बीच में लगा हुआ है एंड, यानी कि कोई भी फॉल्स होने की गुंजाइश। लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यू क्या दे रही है? ट्रू। राइट हैंड साइड पे भी क्या है? ट्रू। तो इन दी एंड मुझे क्या मिलेगा? इस बात को समझना है ना? और नॉट तो बड़ा आसान है, पीछे कहीं भी लगा दो। नॉट आपके पास यूनरी ऑपरेटर में आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन किस्म कौन सी है? यूनरी ऑपरेटर की किस्म। यूनरी यानी कि सिंगल एक्सप्रेशन के ऊपर लगता है। क्या हमने नॉट को किसी दो ऑपरेंड के बीच में लगाया? नहीं। ठीक है, तो नॉट आपके पास यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है, छोटा सा लिख लो, यूनरी ऑपरेटर होता है ये। यूनरी ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है? जो सिंगल ऑपरेंड्स पे लगते हैं, सिंगल एक्सप्रेशंस पे लगते हैं। है ना? चलो जरा ये खेल के देखो इसके साथ।